नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का लेक्चर नंबर 35 है, जो कि बेस्ड है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखें, जिससे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पॉलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपके लिए काफ़ी इजी हो और आप वहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आएँ। क्योंकि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी स्कोरिंग है और सारे बच्चे इसमें 100% अपना अटेम्प्ट करते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है? आपके ऑप्शन हैं ए प्राइम मिनिस्टर, बी प्रेसिडेंट, सी राज्यसभा, डी लोकसभा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है? लोकसभा के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज रेस्पॉन्सिबल टू whom? भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आपके ऑप्शन हैं ए द कैबिनेट, बी द प्रेसिडेंट, सी द लोकसभा, डी द राज्यसभा, ई मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी द लोकसभा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, which one of the following is not a correct situation arising after the resignation of the council of ministers? मंत्री परिषद के इस्तीफे के बाद उत्पन्न होने वाले निम्नलिखित में से कौन सी सही स्थिति नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए प्रेसिडेंट रूल विल बी इम्पोज्ड, राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, बी द प्रेसिडेंट विल आस्क टू कंटिन्यू टिल अल्टरनेटिव अरेंजमेंट, राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था तक जारी रखने के लिए कहेंगे, सी द अल्टरनेटिव अरेंजमेंट मीन्स अर्लीस्ट पॉसिबल जनरल इलेक्शन टू बी हेल्ड टू फॉर्म अ न्यू गवर्नमेंट, वैकल्पिक व्यवस्था का मतलब नई सरकार बनाने के लिए जल्द से जल्द आम चुनाव करना है, डी आउटगोइंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हैव हैड चार्ज टिल द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू गवर्नमेंट, नई सरकार के गठन तक निवर्तमान मंत्रिपरिषद के पास प्रभार हो सकता है। तो बताइए इसमें से कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो कि जब हम रेजिग्नेशन दे देता है काउंसिल मिनिस्टर तो ये समस्या उत्पन्न नहीं होती है, ये आपको बताना है। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट रूल विल बी इम्पोज्ड। ऐसा क्या हो सकता है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपना रेजिग्नेशन देते तो क्या प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता? नहीं, ये गलत है। तो ये स्थिति कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट रूल विल बी इम्पोज्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू? केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? आपके ऑप्शन हैं ए प्राइम मिनिस्टर, बी प्रेसिडेंट, सी पार्लियामेंट, डी ओनली टू लोकसभा। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ओनली टू लोकसभा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स shall be collectively responsible to the Lok Sabha. Second, union minister shall hold office during the pleasure of the prime minister. भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। दूसरा, केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री की इच्छा तक पद पर बने रहेंगे। तो बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है या गलत है, ये आपको बताना है। तो इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जो पहला स्टेटमेंट है, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट
बिल्कुल सही है, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये किसके प्लेजर पे काम करते हैं? द यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, पहला स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन इज करेक्ट, ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द सेंटर shall be collectively responsible to the parliament. Second, the union minister shall hold the office during the pleasure of the president of India. Third, the prime minister shall communicate to the president about the proposal for legislation. Which of the statement given is are correct? तो हमें इनमें से सही स्टेटमेंट आपको बताना है। पहला, केंद्र में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। दूसरा, केंद्रीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक पद संभालेंगे। तीसरा, प्रधानमंत्री विधान के प्रस्तावों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। तो इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो दूसरा स्टेटमेंट है, द यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट, द प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, ये स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, नहीं, वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से जो छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2 एंड 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, which one of the following is not explicitly stated in the Constitution of India but followed as a convention? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है लेकिन एक परंपरा के रूप में इसका पालन किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ए, द फाइनेंस मिनिस्टर इज टू बी अ मेंबर ऑफ द लोअर हाउस, वित्त मंत्री को निचले सदन का सदस्य होना है। दूसरा, द प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन इफ ही लूजेस द मेजोरिटी इन द लोअर हाउसेस, यदि प्रधानमंत्री निचले सदन में बहुमत खो देते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। तीसरा, सी, ऑल द पार्ट ऑफ इंडिया आर टू बी रिप्रेजेंटेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, भारत के सभी हिस्सों को मंत्री परिषद में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। डी, इन द इवेंट ऑफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट डिमिटिंग ऑफिस साइमल्टेनियसली बिफोर द एंड ऑफ द टेन्योर, द स्पीकर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विल ऑफिशिएट एज द प्रेसिडेंट, कार्यकाल समाप्त होने से पहले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के एक साथ पद छोड़ने की स्थिति में संसद के निचले सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा गया बट उसे एज ए कन्वेंशन फॉलो किया जाता है, ये आपको बताना है 7वें क्वेश्चन में। तो 7वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो स्टेटमेंट बी है, द प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन इफ ही लूजेस द मेजोरिटी इन द लोअर हाउस, ये एज अ कन्वेंशन फॉलो किया जाता है। यदि प्रधानमंत्री निचले सदन में बहुमत खो देते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। तो इस तरीके से 7वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोशन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया कैन मूव, भारत में मंत्री परिषद निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव पेश कर सकती है? आपके ऑप्शंस हैं। ए, नो कॉन्फिडेंस मोशन, बी, सेंश्योर मोशन, सी, एडजॉर्नमेंट मोशन, डी, कॉन्फिडेंस मोशन। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कॉन्फिडेंस मोशन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, विश्वास प्रस्ताव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन if a no confidence motion is passed by a majority of member of, यदि अविश्वास प्रस्ताव किसके सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाता है तो मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। आपके ऑप्शन हैं। ए, लोकसभा,
बी राज्यसभा, सी बोथ द हाउसेस सेपरेटली, डी बोथ द हाउसेस इन जॉइंट सिटिंग। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लोकसभा। अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है। तो 9th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लोकसभा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, आफ्टर रिजाइनिंग whose permission does a minister require to give a statement in लोकसभा? इस्तीफा देने के बाद किसी मंत्री को लोकसभा में बयान देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? आपके ऑप्शन हैं ए प्राइम मिनिस्टर, बी स्पीकर, सी प्रेसिडेंट, डी सुप्रीम कोर्ट, ई नन ऑफ द अबव। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी स्पीकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स रिक्वायर्ड टू टेबल अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज। मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए आवश्यक लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 30, बी 40, सी 50, डी 60। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 50। जो 50 मेंबर होते हैं वो अगर रिक्वायर्ड होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, द लीस्ट नंबर ऑफ मेंबर हु कैन टेबल द नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन लोकसभा इज। लोकसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन हैं ए 20, बी 30, सी 40, डी 50। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 50। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडिया। फर्स्ट, there is no mention of a no confidence motion in the Constitution of India. Second, a motion of no confidence can be introduced in the Lok Sabha only. Which of the statement given is are correct? भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो 13 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखो, जो पहला स्टेटमेंट है कि देयर इज नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकसभा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ओनली, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन हम लोग कहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं? वो सिर्फ हम लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस करते हैं। तो दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, हु विल डिसाइड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? आपके ऑप्शन हैं ए प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, बी यूनियन पार्लियामेंट, सी सुप्रीम कोर्ट, डी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आपको बताना है कि हु विल डिसाइड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। 14th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग, 14th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, जो प्रेसिडेंट और गवर्नर हैं वो भी डिसाइड करते हैं और यूनियन पार्लियामेंट वो भी डिसाइड करता है कि हु विल डिसाइड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एंड बी दोनों ही करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, इन इंडियन पॉलिटी द एग्जीक्यूटिव इज सबऑर्डिनेट टू द। भारतीय राज्य व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन होती है? आपके ऑप्शन हैं ए जुडिशरी, बी लेजिस्लेचर, सी इलेक्शन कमीशन, डी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लेजिस्लेचर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, विच लीडर ऑफ मध्य प्रदेश बिकम द डिफेंस मिनिस्टर फर्स्ट एंड लेटर होम मिनिस्टर इन नेहरूज कैबिनेट?
मध्य प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू के मंत्रिमंडल में पहले रक्षा मंत्री और बाद में गृह मंत्री बना? आपके ऑप्शन है ए प्रकाश चंद्र सेठी, बी रविशंकर शुक्ला, सी कैलाश नाथ काटजू, डी द्वारका नाथ मिश्रा। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कैलाश नाथ काटजू। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए आर के षणमुखम चेट्टी, बी जॉन मथई, सी कृष्णमाचारी, डी सरोजनी नायडू। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आर के षणमुखम चेट्टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज द लॉ मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया? स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली कैबिनेट में कानून मंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए के एम मुंशी, बी एस पी मुखर्जी, सी बलदेव सिंह, डी बी आर अंबेडकर। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बी आर अंबेडकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट अपीयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान में नहीं आता है? आपके ऑप्शन हैं ए एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, बी एप्रोप्रिएशन बिल, सी बजट, डी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बजट। क्वेश्चन नंबर 20, हु वॉज द 12th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए चंद्रशेखर, बी देवगौड़ा, सी आई के गुजराल, डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी देवगौड़ा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच द प्राइम मिनिस्टर विद देयर टेन्योर। अच्छा, अब एक तरफ आपको प्राइम मिनिस्टर के नाम दिए गए हैं और उनका दूसरी तरफ टेन्योर दिया गया है। देवगौड़ा, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा कुमार गुजराल और विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, तो आपको इसका मिलान करना है। तो 21वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए 21वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए, जो विश्वनाथ प्रसाद प्रताप सिंह थे उनका कार्यकाल क्या था? 1989 से 90। ठीक है, उसके बाद से ओके, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताइएगा। इस आपको सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर के नेम याद होने चाहिए वन बाय वन, किसके बाद कौन से आए और उनका कार्यकाल या टेन्योर कौन सा है। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को छोड़ती हूँ, अगर नहीं आएगा तो मैं इसका आंसर अगले लेक्चर में दे दूंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, हु अमंग द फॉलोइंग हेल्ड द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोर देन वंस? ए जवाहरलाल नेहरू, सेकंड इंदिरा गांधी, थर्ड गुलजारी लाल नंदा, फोर्थ अटल बिहारी वाजपेयी। चूज द करेक्ट कोड। निम्नलिखित में से किसने एक से अधिक बार भारत के प्रधानमंत्री का पद संभाला? पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा गुलजारी लाल नंदा, चौथा अटल बिहारी वाजपेयी। तो बताइए इनमें से कौन कौन है? बताइए, इन सभी के सभी लोगों ने एक से अधिक बार प्रधानमंत्री के कार्यकाल को संभाला, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी जी हो, गुलजारी लाल नंदा हो या अटल बिहारी वाजपेयी जी हो। इन सभी का कार्यकाल एक बार से ज्यादा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, हु अमंग द फॉलोइंग ऑक्युपाइड द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोर देन वंस विद गैप इन बिटवीन देयर पॉलिटिकल कैरियर? पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा गुलजारी लाल नंदा, चौथा इंदिरा गांधी, पांचवा अटल बिहारी वाजपेयी। निम्नलिखित में से किसने अपने राजनीतिक करियर के बीच अंतराल के साथ एक से अधिक बार भारत के प्रधानमंत्री के पद पर कब्जा किया? पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा गुलजारी लाल नंदा, चौथा इंदिरा गांधी, पांचवा अटल बिहारी वाजपेयी। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इनमें से कौन कौन से हैं? बताइए आप लोग इनमें से कौन कौन से हैं?
देखिए, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी इसके आंसर होंगे, ठीक है। इन्होंने अपने कैरियर के बीच में अंतराल पर एक से अधिक बार प्रधानमंत्री का पद संभाला था। वो कौन कौन से थे? गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। 3, 4, 5। 3, 4, 5 किस में है? ऑप्शन सी में है। तो 23वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, विच प्राइम मिनिस्टर डाइड आउटसाइड इंडिया? किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत के बाहर हुई? आपके ऑप्शन हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी मोरारजी देसाई, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी चरण सिंह। तो 24वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वॉज नॉट अ चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट बिफोर होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति प्रधानमंत्री का पद संभालने से पहले किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं था? आपके ऑप्शन हैं ए मोरारजी देसाई, बी चरण सिंह, सी चंद्रशेखर, डी पीवी नरसिम्हा राव। तो 25वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, हमने ये लास्ट क्वेश्चन था 25। तो आज के हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर आईसीएस को, और अपने फीडबैक को भी शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में, जिससे कि हम और भी बेहतर लेक्चर्स आप सभी के लिए ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।